अब देखो, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था कि कोई भी बॉन्ड अगर ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो प्योर बॉन्ड नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर वो आयोनिक बॉन्ड है तो वो भी प्योर आयोनिक नहीं होता। वो कोवेलेंट बॉन्ड के वो कैसे नहीं होता वो तो हमने देख लिया है, वो डायपोल मोमेंट की मदद से। उसमें क्या बताया गया है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोई बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है ये हम निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट से, राइट। वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बचा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड में भी थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देता है। ये आज हमें डिटेल में देखना है। वो कौन से रूल बताता है, वो बताता है हमको फजन्स रूल, ठीक है। अब देखो यहां पर है आयोनिक बॉन्ड, मतलब एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, राइट। उस पे फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट देखो, चार्ज ऑन कैटायन। हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आयोनिक बॉन्ड तो है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे दिखाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मतलब बॉन्ड हुआ है ए और बी के बीच में, राइट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और शेयरिंग हुई है मतलब क्या, ये जो मतलब ये एटम्स है उनकी ओवरलैपिंग हुई है। ओवरलैपिंग हुई है मतलब वो ज्यादा पास आ गए, राइट। उसमें शेयरिंग हो गई, ये यहां पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। तो फिर आयोनिक में क्या होता है, ये साइड को होता है और ये भी साइड को होता है, शेयरिंग तो नहीं होती। तो यहां क्या होगा देखो, ये प्लस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। और चार्ज में हमको ये डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और कौन से चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि देखो डिटेल में, अगर लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब सेम, जैसे कि प्लस प्लस, तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, इनमें होगा रिपल्शन। और अगर कोई अनलाइक चार्जेस हो, जैसे कि प्लस है और एक पे निगेटिव चार्ज है, तो इनमें होगा अट्रैक्शन, ठीक है। और लाइक चार्जेस वो फिर प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, उनमें होगा रिपल्शन, प्लस माइनस में होगा अट्रैक्शन। तो यहां पर ये जो चार्जेस है, एक पे प्लस है एक पे निगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आयंस तैयार हुए हैं उनके, कोई भी एटम के ऊपर, ये रहा न्यूट्रल एटम, इस पे अगर कोई भी चार्ज आ गया तो उसको बोलेंगे हम आयन, उस एटम का आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको बोलेंगे हम कैटायन। अगर उस पे निगेटिव चार्ज आया तो उसको हम बोलेंगे एनायन, राइट। एक कैटायन है एक एनायन है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद ये जो आयंस है वो पास में आ जाएंगे, राइट। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है, सी पास आ गए, मतलब ऐसा लगेगा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देता है। वो कैसे देखो, जैसे कि सपोज ये एटम ए था ये बी था, उनकी साइज जो भी हो, कैटायन फॉर्म होने के बाद ओरिजिनल एटम से उसका कैटायन थोड़ा छोटा हो जाता है, वो आपको पीरियोडिक टेबल में है। और ये बी का एटम, उस पर निगेटिव चार्ज आने के बाद उसकी साइज ओरिजिनल से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में होगा अट्रैक्शन, राइट। तो क्या होगा, ये जो छोटा वाला है जनरली कैटायन, ये जो छोटा वाला है कैटायन, ये इसके पास मतलब
इस नेगेटिव चार्ज वाले एनायन के पास आसानी से जा सकता है, राइट। तो ऐसा होने से ये देखो, ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी इनमें शेयर हो रहा है ऐसा लगेगा, मतलब उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, राइट। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, मतलब ज्यादा है या कम है। तो ये देखो, फर्स्ट बताया गया है हमको चार्ज ऑन कैटायन, उसका रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। इस कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, अभी बताया। अगर इस पे चार्ज ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आसानी से जा सकता है, अट्रैक्ट होगा तो ऐसा लगेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बाकी नेक्स्ट, चार्ज ऑन एनाइन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों के चार्जेस जितने ज्यादा होंगे उतने वो अट्रैक्ट होंगे, और जितने अट्रैक्ट होंगे उनमें उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा फैक्टर है, साइज ऑफ एनायन। अब देखो, जितना ज्यादा चार्ज, वो चाहे निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, जितना ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। वो कैसे, हमने देख लिया। अब साइज के बारे में देखते हैं। साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी बड़ी एनायन की साइज होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जितनी छोटी एनायन की साइज होती उतना कोवेलेंट कैरेक्टर कम। सिंपल है। और फोर्थ क्या है, साइज ऑफ कैटायन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ही बस इनवर्स रिलेशन है, बाकी सबका डायरेक्टली रिलेशन है। साइज ऑफ कैटायन, देखो मैंने क्या कहा था, ओरिजिनल एटम से कंपैरिजन में कैटायन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और कैटायन छोटे होने की वजह से अगर वो हल्का है तो आसानी से इस एनायन के पास में वो जा सकता है। मतलब जितनी छोटी साइज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, राइट है। इसी को बोलते हैं फजांस रूल। ये बताता है आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब आगे का कंसेप्ट है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। बस उसका फॉर्मूला याद रखो, और किसी मॉलिक्यूल का पूछा तो उसके हिसाब से करना है बस। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एटम फॉर्मिंग बॉन्ड विथ ईच अदर। सिंपल है, ये बताई गई है, उसका ही छोटा फॉर्म है, और मतलब याद तो दोनों रखने हैं। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया गया है, टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स माइनस 1। एग्जांपल में देखते हैं, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है, मतलब क्या है, उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है वो निकालना है। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, देखो टोटल 1 2 3, मतलब इसका क्या आएगा आंसर 3 डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स कितने हैं, ये देखो 1 2 3, 3 एटम्स -1 कहा गया है, तो फिर ये कितना आएगा आंसर 3/2, और 3/2 होता है 1.5। अब यहां देखो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि है 1 2 3 4, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देखो 1 2 3 -1, ये आ गया आपका आंसर 4/2। 4/2 मतलब ये आएगा 2। नेक्स्ट क्या है, ये देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाय एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 -1 मतलब ये आएगा 4/3, और इसका आंसर आएगा 1.3, राइट। अब आगे का टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, और इसको दिखाया जाता है डेल्टा एल एच, राइट। अब देखो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है।
It is amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed. But कहां से? From its gaseous ions. अब एक बात और एक आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर कोई भी चीज मतलब किसी भी कंपाउंड से एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एनर्जी। अगर बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एनर्जी दी जाती है मतलब गिवन बाहर से दी गई है तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव एनर्जी, राइट। तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है, अगर एनर्जी रिलीज हुई तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। ये सब सारी बातें आगे आगे आपको नए नए चैप्टर में सीखने को मिलेंगी, अब सिर्फ याद रखना है। और अगर एनर्जी गिवन है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स में है ये सब। तो यहां पर क्या बोला है, अगर कोई भी गैसियस स्टेट वाले एटम्स होंगे जैसे कि Na+, Cl-, गैसियस स्टेट्स वाले एटम्स नहीं आयंस, और उनमें से एनर्जी रिलीज होके ये कैटायन है ये एनायन है, वो अभी नॉर्मल स्टेट में है मतलब दूर दूर है, अगर उनमें रिएक्शन हो गई तो उनमें हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और उनमें से एक कंपाउंड तैयार होगा जिसको हम बोलते हैं NaCl, साल्ट, जो कि होता है सॉलिड स्टेट में, राइट। इससे ये कंपाउंड बना और कंपाउंड तैयार होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। It is negative because the reaction is exothermic, right? Ionic compound achieves stability due to lattice enthalpy. ये एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से ये जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब आगे है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या देखो, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज मतलब मूवमेंट। अब ये क्या है, अगर सिंपल सी बात है, इट इज शोन व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर, तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। अब यहां पर देखो CO2 का स्ट्रक्चर जो कि हमने बहुत बार ड्रॉ किया है, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो यहां पर, एक तो हमारा फेमस ये मतलब ये जो कि हम हर वक्त यही ड्रॉ करते हैं, ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता ही है। मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करता है, ये हो गया। और भी इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है, दूसरा भी हमने देखा था, वो कैसे देखो, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और उसके बाद ये ऑक्सीजन। मतलब कंडीशन क्या है कि सबको ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए बस, और पेरिफेरल का तो होना ही होना चाहिए। जैसे कि देखो अभी इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, सपोज पहले कर दिया हमने इसके साथ 2 बॉन्ड, राइट, तो इस ऑक्सीजन का तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इन दोनों का बचा है। अब कार्बन को, कार्बन भी क्या करेगा, अगर कार्बन सपोज इस ऑक्सीजन को, ये सेकेंड वाला ऑक्सीजन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, और कार्बन के साथ, तो कार्बन क्या पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या है, तो कार्बन क्या करेगा, ये उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, इस सेकेंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा कौन, कार्बन। तो कार्बन क्या कर सकता है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है देखो, 1 2 3 4 5 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया।
राइट। इसको हमने बोला था ऑक्सीजन 1, इसको बोला था ऑक्सीजन 2। ये उल्टा भी हो सकता है। कैसे कि देखो, इस ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड फॉर्म कर लिए और इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कुछ ऐसा, राइट। ये हो गए इस CO2 के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये एक, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, राइट। अब देखो, लेकिन इनमें से हम मोर एक्यूरेट किसको समझे? पॉसिबिलिटी तो 3 भी है, लेकिन मोर एक्यूरेट जो स्ट्रक्चर होगा तो होगा ये। ठीक है, तो कैसे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर आपने छोड़ा तो ये सिंगल बॉन्ड जो होगा, अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उनमें से एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। वो कैसे, वो आपको VBT नेक्स्ट थियरी है उसमें पता चलेगा, बस याद रखो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या दिखाई देता है हमें कि कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। मतलब इसका अगर आप स्ट्रक्चर निकालोगे, ये और एक एक बॉन्ड तो इनके फिक्स है, लेकिन जो दूसरे बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड वाले मूव कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो इसका ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं। तो यहां पर, और हम जो यूज करते हैं वो ये स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर ये जो हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म्स, नाम याद रखने हैं। और स्ट्रक्चर फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला ये स्ट्रक्चर जो कि रियल है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन पेपर पर ड्रॉ करने के लिए हमें रिएक्शन में यूज करना पड़ता है, कहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये दिखाने के लिए हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि सेकेंड वाला, वो हम यूज करते हैं। क्लियर? आगे, इन डेली यूजेस ऑफ रिएक्शन लुईस स्ट्रक्चर इज प्रीफर्ड देन रेजोनेंस हाइब्रिड। वही बोला है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म हम यूज करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। वही बोला, रियल तो ये है, मतलब यही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अब देखो, एनर्जी से रिलेटेड और एक टॉपिक आ गया। अभी हमने देखा रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस मतलब है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जिन जिन मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर रेजोनेंस दिखाई देता है, और उनमें एक स्ट्रक्चर होता है रियल, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो बाकी के स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। और उन कैनोनिकल फॉर्म में जो मोर स्टेबल है वो हम यूज करते हैं रिएक्शन के लिए। अब ये बोला गया है रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो अब एक कंसेप्ट और याद रखो, जिस भी मतलब कंपाउंड की, बोलो कंपाउंड की एनर्जी कम होगी मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, और उस सिस्टम की एनर्जी अगर ज्यादा होगी मतलब वो सिस्टम कैसी है, लेस स्टेबल है।